गांधी विचार परिवार के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्री रामचंद्र राही जी, गांधी स्मारक राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर ए अन्नामलाई जी, डॉक्टर उत्तम सिन्हा जी, लाइब्रेरियन साहब संजय राय जी, राकेश पांडे जी और मित्रों, मैं अपनी बात की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास आऊं उससे पहले आज के समय के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल फोन होगा और कभी न कभी आपके फोन पर किसी ग्रुप में कोई मैसेज आया होगा कि इन शब्दों के स्थान पर अमुक शब्दों को लिखें। ये शब्द उर्दू के हैं, अरबी के हैं, फारसी के हैं, गोया ये भारतीय नहीं है। ये आज का माहौल है। जब गांधी जी इस प्रश्न पर, हिंदी और हिंदुस्तानी के प्रश्न पर आए, उससे पहले का भी एक माहौल था। वो माहौल 19वीं सदी के हिंदी उर्दू विवाद से बना था, निर्मित हुआ था। मैं एक वाकया का जिक्र करना चाहता हूं। आप में से जिनकी रुचि हो उन्हें जेएनयू के प्रोफेसर और हमारे गुरु भारत तलवार की किताब रस्साकशी पढ़नी चाहिए। उसमें विस्तार से इस बारे में बताया गया है। 19वीं सदी में सोहन प्रसाद मुदर्रिस का एक मामला हुआ था। हिंदी उर्दू की लड़ाई नाम से नाटक प्रकाशित हुआ। उस दौर में नाटक में एक किरदार हिंदी होती थी जो उर्दू को गाली देती थी। दूसरे नाटक में एक किरदार उर्दू होती थी जो हिंदी को गाली देती थी। और इनकी आपसी लड़ाई, नाटकों की लड़ाई जमीन पर ऐसे आई कि ये मुकदमा हो गया, कोर्ट में केस दर्ज हो गया और सोहन प्रसाद मुदर्रिस के पक्ष में हिंदू एकजुट होने लगे और उर्दू वाले मौलवी साहब के पक्ष में मुस्लिम एकजुट होने लगे। उस दौर के अखबारों में विज्ञापन छपने लगा कि जो हिंदू हितैषी हों उन्हें सोहन प्रसाद की आर्थिक सहायता करनी चाहिए ताकि वो कोर्ट में ठीक से लड़ाई लड़ सकें। और दूसरी तरफ उर्दू अखबारों में छपने लगा कि जो मुस्लिम हितैषी हों वे मौलवी साहब के पक्ष में आए ताकि वे कोर्ट में अच्छे से लड़ाई लड़ सकें। ये एक माहौल था। हिंदी और उर्दू की आपसी तनाव से हिंदी भाषी इलाके में सांप्रदायिकता विकसित होती गई, पल्लवित पुष्पित होती गई। यह एक स्थिति थी। उस दौरान कचहरी की भाषा फारसी थी। उसके खिलाफ भी आम जन की भाषा के तौर पर हिंदी के पक्ष में एक आंदोलन चल रहा था। वो आंदोलन सफल माना गया 1900 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा जब 1 लाख सदस्यों, 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर का मेमोरेंडम दिया गया तो तत्कालीन लॉर्ड साहब मैकडोनल, जो संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे, उन्होंने हिंदी को भी कचहरी की भाषा के तौर पर मान्यता दी। आलोक राय की किताब हिंदी नेशनलिज्म, हिंदी राष्ट्रवाद में इस पर विस्तार से बताया गया है। अब ये एक माहौल था
जब भाषा का धर्म के साथ रिश्ता स्थापित होने लगा था, लोगों के मन में बैठने लगा था। हालांकि उस समय उर्दू में लिखने वाले हिंदू बहुतायत में थे, फारसी लिखने समझने वाले हिंदू भी बहुतायत में थे, पर दुनिया का एक बड़ा झूठ, खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति के जरिए, जिसे तब संयुक्त प्रांत कहा जाता था, स्थापित हो रहा था। वो झूठ ये कि भाषा का धर्म से रिश्ता होता है, भाषा का भूगोल से रिश्ता नहीं होता। ये झूठ भूगोल को विस्थापित करके धर्म को स्थापित कर रहा था भाषा के रिश्ते के तौर पर। भाषा की भूमिका क्या होती है, ये कितनी अलगाववादी हो सकती है, इसको समझने के लिए हमें देखना चाहिए कि जिन लोगों ने धर्म के आधार पर भारत का विभाजन कराकर पाकिस्तान का निर्माण कराया, वे अपने मुल्क को धर्म के नाम पर 25 साल भी एकजुट करके नहीं रख पाए। उनका देश भाषा के मुद्दे पर 2 टुकड़ों में बंट गया। भाषा ने धर्म पर जीत हासिल कर ली, भाषा धर्म से ऊपर चली गई। जन भावनाओं में धर्म का जो असर होता है, उस असर को विस्थापित कर दिया भाषा ने, और आमार सोनार बांग्ला का नारा लेकर बांग्लादेश के हिंदू और मुसलमान दोनों पाकिस्तानी मुसलमानों के खिलाफ लड़कर अपना देश उन लोगों ने बनवा लिया। ये एक कुछ मैंने आपको अतीत की बात बताई, और कुछ आज की, और कुछ उसके बाद के घटित के। ये एक पृष्ठभूमि थी। मोहनदास गांधी भाषा के महत्व को समझ रहे थे, पर ऐसा नहीं है कि एक बार ही उनके मन में कोई बिल्कुल विकसित सैद्धांतिक रूपरेखा इस प्रश्न की थी। वो अनवरत, जैसा कि उनके जीवन में, उनके सिद्धांतों के दौरान, बाकी मामलों में भी हुआ, तत्कालीन परिस्थितियों से वाद विवाद संवाद करते हुए वो निर्णय करते थे और वो अपनी धारणाओं का विकास कर रहे थे। भाषा के मसले पर भी यही हुआ, पर उनकी इतनी समझ तो थी कि पराई भाषा में आप अपने दुख दर्द को बयान नहीं कर सकते, कि पराई भाषा में आप स्वराज भी नहीं पा सकते, फटी हुई जीभ से आप दास्तान नहीं सुना सकते। ये समझ उनके मन में भीतर से पहले आरंभिक दिनों में ही थी। 1909 में हिंद स्वराज में भाषा के मसले को उन्होंने उठाया, पर तब उनकी धारणा मातृभाषाओं तक थी। मातृभाषा का सवाल वो ये इसमें वजिद थे, शिक्षा शास्त्रियों के इस स्थापना करने से पहले ही मौलिक चिंतन या पढ़ाई या विचार करने की भाषा अपनी ही होनी चाहिए। 1915 में जब वो हिंदुस्तान आए और अपने गुरु की सलाह पर राष्ट्रीय प्रश्नों पर न बोलते हुए देश का जब उन्होंने तीसरे दर्जे में भ्रमण किया और भांति भांति के लोगों से मुलाकातें की, कुंभ में भी गए, महात्मा मुंशीराम से मिले, प्रोफेसरान से, वकीलों से, जमींदारों से, किसानों से, मजदूरों से, यानी समाज काज के हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से जब वो संवाद कर रहे थे, तब उनके भीतर यह धारणा और बलवती होती गई कि यहाँ पूरे देश को एकजुट करने के लिए एक भाषा की जरूरत है, और वह भाषा उनसे पूर्ववर्ती
दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन जैसे लोगों ने जिस भाषा को का नाम लिया था हिंदी का, उसके पक्ष में अपनी तरफदारी की, अपनी बात कही। यहाँ राकेश पांडे जी बैठे हुए हैं। संपूर्ण गांधी वाङ्मय से भाषा के सवाल पर, हिंदी के सवाल पर, हिंदुस्तानी के सवाल पर उन्होंने एक अच्छा संचयन निकाला है जो नेशनल बुक ट्रस्ट से छपा है, आप लोगों को देखना चाहिए। वो 1916 में साल भर की यात्रा के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर जो उन्होंने अपना व्याख्यान पेश किया मालवीय जी के आग्रह पर, वहां भी उन्होंने भाषा का मसला, भाषा का मुद्दा उठाया और इसको स्वराज के सवाल के साथ जोड़कर देखा, कहा। वहां तो आप कल्पना करिए कि आज से कोई 108-10 साल पहले बनारस में अंग्रेजी में लोग भाषण दे रहे थे और तालियां बज रही थी, पर कितने लोग समझते होंगे। पर इस मुद्दे को उन्होंने, गांधी जी ने उठाया। उसके कोई साल भर बाद गुजराती सभा के एक सम्मेलन में गोधरा कस्बे में उन्होंने भाषा का मसला उठाया। वहां सारे गुजराती थे। मैं इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना इसलिए भी चाहता हूं कि बाद में जिस व्यक्ति से उनका कटु रिश्ता बना, गांधी जी की तरफ से तो नहीं पर दूसरी तरफ से, मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से, उनसे पहला टकराव भाषा के मुद्दे पर ही हुआ था 1917 में। दोनों काठियावाड़ी थे, दोनों एक इलाके के थे और गुजराती सभा में उन दिनों मोहम्मद अली जिन्ना बहुत सक्रिय थे। गांधी जी के स्वदेश आने पर उन्होंने इनका कई जगह स्वागत समारोह भी कराया था। पर जब गोधरा की उस सभा में गांधी जी ने आग्रह किया कि या तो यहाँ लोग अपनी भाषा गुजराती में अपना भाषण दें या हिंदी में भाषण दें, तो यह बात बहुतों को नागवार गुजरी, खास तौर से मोहम्मद अली जिन्ना को भी। जिन्ना को लगा कि आदमी अभी कुछ ही दिन से इस सभा में आया है और ये अपनी चला रहा है। दरअसल औपनिवेशिक भारत में जो आधुनिक शिक्षा में दीक्षित प्रशिक्षित लोग थे, वे उसी जुबान में अपने को अभिव्यक्त करना न सिर्फ अपनी शान समझते थे, पर वो अपनी कंडीशनिंग की वजह से उसके शिकार भी हो गए थे। मैं याद करना चाहता हूं प्रोफेसर आशीष नंदी को और उनके सिद्धांत इंटीमेट एनिमी को, अंतरंग अरी, अभय कुमार दुबे साहब ने उसका जिगरी दुश्मन नाम से अनुवाद किया है कि आपके भीतर आपका शत्रु इतना नजदीक होता है कि आप उसी की होकर रह जाते हैं, आप उससे नफरत करते हैं, आप उससे लड़ना चाहते हैं, पर दरअसल आपके भीतर उसके लिए बेपनाह मोहब्बत होता है। दरअसल आप उसी की तरह हो गए होते हैं। ऐसे में आप उससे लड़कर जीत भी जाएं तो आप हार रहे होते हैं, क्योंकि आप वैसा ही हो गए। औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जो लोग उस दौर में सक्रिय थे, उनमें से गांधी और गुरुदेव टैगोर को छोड़कर शायद ही उंगली पर गिने चुने लोग ऐसे हों जो अंग्रेजी सत्ता संरचना से भी बाहर निकलना चाहते हो। इसको समझने के लिए, आशीष नंदी के सिद्धांत को समझने के लिए, गांधी जी के हिंद स्वराज में कही गई वो बात उपयुक्त है कि तुम बाघ का स्वभाव तो चाहते हो पर बाघ नहीं चाहते। और उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी बनी रही, अंग्रेजियत बनी रही, तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा, सच्चा इंग्लिस्तान हो जाएगा। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी याद करें,
आहुति कहानी की नायिका रुक्मणी को, जहां वह कहती है कि स्वराज आने पर भी अगर अमीर अमीर ही बने रहें, सारा ढांचा वैसा ही रहे, तो कौन सा स्वराज है? मेरे लिए इससे कोई मतलब नहीं है कि मिस्टर जॉन की जगह पर श्रीमान गोविंद आकर बैठ जाएं। अगर शासन का सारा ढांचा वैसा ही रहे और जॉन की जगह पर गोविंद बैठ जाएं, तो उस स्वराज का कोई मतलब नहीं है। गांधी जी इसी बात को दूसरे हिसाब से कह रहे थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में अपवाद स्वरूप ही कोई ऐसा बुद्धिधर्मी हुआ जो इस प्रश्न के प्रति भी सचेत था। सबके मन में अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी शासन के दौरान विकसित विकास के मॉडल के प्रति गहरा आकर्षण था। कुछ ही लोग उससे अपने को बाहर रख पा रहे थे। तो इन्होंने समझाया, जो मोहम्मद अली जिन्ना से पहला टकराव हुआ 1917 में, तब तक जिन्ना ने कांग्रेस नहीं छोड़ा था। आजादी की लड़ाई में वो शामिल थे, पर भाषा के मसले पर दोनों की मतभिन्नता सामने आई। और आप सोचिए कि जिन्ना ने वहां जो अपना भाषण किया, उसमें सिर्फ एक वाक्य गुजराती में कहा कि मोहनदास गांधी की इच्छा हुई है कि हम गुजराती में अपनी बात कहें, तो हमने कहा, और उसके बाद वो अंग्रेजी शुरू कर दी है। अब आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आज से 108-10 साल पहले गुजरात के गोधरा में कितने लोग अंग्रेजी समझ रहे होंगे। तो दरअसल आजादी की हमारी पूरी लड़ाई गांधी के आने से पहले सिर के बल पर खड़ी थी, जिसे उन्होंने पैर के बल पर खड़ा किया और आजादी की लड़ाई की प्रकृति को बदल दिया, उसके पार्ट को, उसके दायरे को विस्तृत कर दिया, उसमें सबके लिए जगह बना दी गांधी जी ने। और नतीजा यह हुआ कि संघर्ष की पूरी संस्कृति ही बदल गई। उन सबको पुनर्परिभाषित किया जाना जरूरी महसूस होने लगा। तो ये टकराव शुरू हुआ 1917 में, जहां वे या तो अपनी मातृभाषा या देश की बनने वाली राष्ट्रभाषा पर बल दे रहे थे, जिसे तत्कालीन नेतृत्व नहीं समझ रहा था। जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि गांधी जी को विरासत में सांप्रदायिक तनाव मिला था और वे समझ रहे थे कि बगैर इस तनाव को खत्म किए आजादी की लड़ाई मुकम्मल नहीं हो सकती, आजादी की राजनीतिक लड़ाई मुकम्मल नहीं हो सकती, उसको परिणति तक नहीं पहुंचाया जा सकता। वे यह भी समझ रहे थे कि अगर राजनीतिक लड़ाई मुकम्मल हो भी गई तो समाज आपस में टकराता रहेगा, समाज में इस आधार पर अलगाव और फूट और नफरत की बुनियाद कायम रहेगी। इसलिए सबसे जरूरी है इस मसले को हल करना। ये मुद्दा कितना कठिन था, मैं फिर थोड़ी देर के लिए आपको एक जगह आगे ले चलता हूं। जब देश की आजादी नजदीक हो गई और 9 दिसंबर 1946 को हमारे पूर्वज बैठे संविधान बनाने, तो उन्होंने भाषा के मसले को शुरू में तय नहीं किया। वे समझ रहे थे कि अगर हमने भाषा के मुद्दे को आरंभ में तय करना शुरू किया तो बाकी कोई मुद्दा तय नहीं होगा। और बहुत ही रणनीतिक तौर पर उस समय के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको सबसे आखिर के लिए रख दिया। ये तनाव कितना था जब आजादी नजदीक आ रही थी। तो इन आपसी तनावों के स्थान पर आप चाहें तो समझ सकते हैं कि गांधी जी ने जितनी भाषाओं की अपनी छोटी छोटी अस्मिताएं थी, उन तमाम अस्मिताओं का मूल अंग्रेजी भाषा के समानांतर
उसके बरक्स खड़ा कर दिया। आप चाहें तो यह पूछ सकते हैं कि क्या यह महज रणनीतिक था कि भारत की सारी भाषाओं की अस्मिता की ताकत एक हो जाए और शत्रु के तौर पर अंग्रेजी दिखे। गांधी जी को खुद हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती थी, उनकी अंग्रेजी की तुलना में उनकी हिंदी तो कहीं नहीं है, पर यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा था? जब विचार किया जाता है इस पर तो यह दिखता है कि गांधी जी दरअसल केवल रणनीतिक लड़ाई के लिए नहीं कर रहे थे, दरअसल वे जुबान देना चाहते थे उन असंख्य भारतीयों को जिनकी वजह से जिनके पास अंग्रेजी की वजह से जिनकी जुबान मौन हो गई थी, जो गूंगा होने को अभिशप्त थे। तो गांधी जी ने भारत की सारी भाषाओं को एक किया। उन्होंने तो यहां तक कहा, लोगों ने उनसे पूछा एक दौरान कि क्या ये सारी भाषाओं की हत्या होगी, सब अपनी ताकत हिंदी में समाहित करेंगे? तो गांधी जी ने कहा वो हत्या नहीं होगी, वो कुर्बानी होगी। तो जो आपसी भाषाओं के तनाव थे, उस तनाव को का मुंह मोड़ा अंग्रेजी की तरफ, पर महज राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि समाज को एक करने के लिए। अब एक दूसरी बात कि जब ये कर रहे थे तो यहाँ की भारतीय भाषाओं के आपसी संबंध भी बहुत रागात्मक नहीं थे, वे भी कटु थे, और हिंदी और उर्दू तो कटु था ही। गांधी जी से पहले भी कुछ लोगों ने हिंदुस्तानी भाषा का जिक्र किया था, कुछ विदेशी विद्वानों ने भी, और ठीक ठीक ये नाम लेकर नहीं, पर इसको मुंशी हिंदी कहकर मुजफ्फरपुर के अयोध्या प्रसाद खत्री ने संबोधित किया था। और उन्होंने कहा था कि जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों बोलते हैं, जिस भाषा में कठिन संस्कृत के शब्द नहीं होते और जिस भाषा में अरबी और फारसी के कठिन शब्द नहीं होते, उसको मुंशी भाषा उन्होंने कहा था। कुछ विद्वानों ने हिंदुस्तानी कहा था, गांधी जी ने भी इसे हिंदुस्तानी कहा। हालांकि जब गांधी जी हिंदी हिंदुस्तानी का प्रयोग करते थे तो उनके मन में यह बात स्पष्ट नहीं थी कि ये भाषा है कौन सी। कई बार इन दोनों को वो पर्याय के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कभी कभी तो यह भी दिखता है कि वे हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू तीनों को पर्याय के तौर पर प्रयोग करते थे और कहते थे कि ये तीनों भाषाएं एक ही हैं। इनमें फर्क कहाँ आता है? अगर तीनों भाषाएं एक है तो कोई पूछ सकता है गांधी जी से कि फिर इनमें फर्क क्यों? क्या महज नाम का बदलना है? तो ऐसा है नहीं। उनको भी ये बात साफ थी कि हिंदी और हिंदुस्तानी का जो फर्क है, हिंदी और उर्दू का जो फर्क है, वो लिपि को लेकर है। तो गांधी जी ने एक रास्ता निकाला। जब उर्दू के तरफदारों की तरफ से सवाल आया तो उन्होंने रास्ता निकाला कि आप चाहें तो फारसी में लिखें, रस्मुल खत में लिखें, या चाहें तो नागरी में, देवनागरी में लिखें, पर भाषा तो वही होगी। और उन्होंने कहा ये वही भाषा है जिसमें उत्तर भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों बोलते हैं। और उन्होंने याद दिलाया कि कुछ इलाके के पढ़े लिखे लोग अपनी हिंदी को संस्कृताइज्ड कर लेते हैं और लखनऊ के उर्दूदा अपनी भाषा को फारसीनिस्ट कर लेते हैं, इसलिए भेद पैदा होता है। तो आप चाहें तो दोनों लिपियों को कायम रखें। इन दोनों लिपियों के टकराव में रोमन को स्थापित करने की कोशिश भी कई लोगों की तरफ से हो रही थी। सुनीति कुमार चटर्जी, फ्रैंक एंथनी, ऐसे कई लोग थे। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए, रोमन में तो हो ही नहीं सकती, फारसी और देवनागरी में तो फिर भी हो सकती है। हालांकि उनके मन में यह साफ था कि इन दो लिपियों में भी अगर चुनना हो तो वरीयता देवनागरी को देनी चाहिए। और इसके पक्ष में उन्होंने तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए थे मौलाना अब्दुल हक के सामने। अब
मेरी बात से ये साफ हो गया होगा बगैर कहे कि गांधी जी हर सवाल को राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में देखते थे। वे स्वराज स्वतः स्वाधीनता आंदोलन में कोई बाधा न आ जाए इस हिसाब से सोच रहे थे। उन तमाम सवालों को हल करना, उससे जूझना, लानत मलामत सुनने के बावजूद भी उससे जूझते रहना, ये गांधी जी जरूरी समझते थे। मैंने अभी जैसा कहा कि उनके लिए हिंदी और उर्दू अलग नहीं थी, मैं उनका उदाहरण सुना रहा हूं आपको। उन्होंने कहा कि ऐसी दलील दी जाती है कि हिंदी और उर्दू दो भाषाएं हैं। यह दलील सही नहीं है। उत्तर भारत में मुसलमान और हिंदू दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। भेद पढ़े लिखे लोगों ने डाला है। इसका अर्थ यह है कि हिंदू शिक्षित वर्ग ने हिंदी को केवल संस्कृतमय बना दिया है। इस कारण कितने ही मुसलमान उसे समझ नहीं सकते। आप चाहें, जैसा आजकल गांधी जी के खिलाफ पूरा अभियान चल रहा है, पूरा गिरोह संगठित रूप से काम कर रहा है, अगर आप इस पंक्ति को केवल काट कर कहा जाए तो लगेगा कि देखो गांधी जी किसको कोस रहे हैं, पढ़े लिखे हिंदुओं को, कि मुसलमान नहीं समझते। पर इसके बाद की पंक्ति आप सुनिए। उन्होंने कहा कि लखनऊ के मुसलमान भाइयों ने उस उर्दू में फारसी भर दी है और उसे हिंदुओं के समझने के अयोग्य बना दिया है। ये गांधी थे जो किसी को नहीं छोड़ते थे। आप अपनी सुविधा और अपने हित में उनके खिलाफ नफरत फैलाने के लिए उनकी कई बातों से कुछ पंक्तियों को हटा देंगे तो एक तरफ का दिखेगा, और कुछ पंक्तियों को हटा देंगे तो दूसरी तरफ का दिखेगा। पर वे दोनों को बराबर रूप से समझा रहे थे। ये दोनों यानी पढ़े लिखे हिंदू और पढ़े लिखे मुसलमान केवल पंडिताऊ भाषाएं बोलते हैं। मैं उत्तर में रहा हूं, हिंदू मुसलमानों के साथ खूब मिला जुला हूं। हिंदी भाषा का ज्ञान बहुत कम होने पर भी मुझे उन लोगों के साथ व्यवहार रखने में कठिनाई नहीं हुई है। अब ये साफ समझ रहे हैं कि हिंदी और उर्दू एक ही है, पर मामला ऐसा था नहीं। एक और अपने लेख में वे कह रहे हैं, नागरी तथा उर्दू लिपि में लिखी जाने वाली भाषा से मुझे कोई द्वेष नहीं है। उर्दू के लिए मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। मेरी तो यह मान्यता है कि दोनों भाषाएं एक ही हैं। मेरे ख्याल से तो दोनों भाषाओं का गठन, दोनों का ढंग संस्कृत और अरबी शब्दों के भेद को छोड़कर एक प्रकार का ही है। मेरा झगड़ा तो अंग्रेजी के विरुद्ध है। मुझे द्वेष उससे भी नहीं है। गांधी को द्वेष किसी से हो भी नहीं सकता था। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, गोलमेज सम्मेलन के दिनों का, जब एक बड़े पादरी गांधी से मिले। मुलियर लस्टर की किताब है, जिसका हिंदी अनुवाद मेजबानी गांधी की नाम से आया है, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें एक वाक्य का जिक्र है कि एक पादरी ने गांधी से पूछा कि जीसस कहते हैं कि अपने शत्रु से भी नफरत मत करो। गांधी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। पादरी को लगा कि गांधी जी नहीं सुने मेरा सवाल। वो अपना सूत काट रहे थे अपने चरखे पर, तो उन्होंने दोबारा कहा। गांधी जी ने फिर भी अनसुना किया। फिर उन्होंने तीसरी बार कहा कि आपने सुना नहीं मिस्टर गांधी, जीसस ने तो कहा है कि शत्रु से भी नफरत मत करो। तो गांधी जी ने कहा, मैंने पहली बार ही आपकी बात सुन ली थी, पर मैं सोच ये रहा था कि शत्रु है कौन। ये समझ कैसे कि कोई मेरा शत्रु है। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी से मेरा झगड़ा है, पर द्वेष उससे भी नहीं है, नफरत उससे भी नहीं है। तो दरअसल हिंदुओं और मुसलमानों के सांप्रदायिक सवालों का एक बड़ा कारण चूंकि भाषा थी, तो उस मसले को सुलझाने के लिए संगम भाषा के तौर पर उन्होंने हिंदुस्तानी की सिफारिश की और अपने को हिंदुस्तानी की सेवा में आगे लगाया भी। इस हिंदुस्तानी के सवाल के समानांतर
गांधी जी दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार में भी जुटे थे और अपने सबसे छोटे और प्रिय पुत्र देवदास गांधी को इसी काम में उन्होंने लगाया भी था। अब सवाल था दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार हो जाए, एक संपर्क की भाषा, सामान्य भाषा बने जो आगे चलकर राष्ट्रभाषा के तौर पर स्थापित भी हो जाए। पर ये स्थापित होगी कैसे? दक्षिण भारत की भाषाओं से आप एक साहचर्य तो स्थापित कर लेंगे, लेकिन घर के उत्तर जहां की ये भाषा है हिंदी, वहां जो आपसी चुनौती और आपसी झगड़ा है उसको कैसे सुलझाया जाए? वो पूरा जीवन इसी में लगे रहे। इसका नतीजा यह हुआ जो उन्होंने कहा, मैं आपको उन्हीं की बात पढ़कर सुनाता हूं। यदि हम हिंदी उर्दू का झगड़ा भूल जाएं तो हम जानते हैं कि मुसलमान भाइयों की तो उर्दू ही राष्ट्रीय भाषा है। इस बात में यह सहज ही सिद्ध होता है, या उर्दू मुगलों के जमाने से राष्ट्रीय भाषा बनती जाती थी। आज भी हिंदी से स्पर्धा करने वाली दूसरी कोई भाषा नहीं है। हिंदी उर्दू का झगड़ा छोड़ने से राष्ट्रीय भाषा का सवाल सरल हो जाता है। हम लोग हिंदी नवजागरण की बहुत चर्चा करते हैं। हिंदी नवजागरण ने जिस एक सवाल को नहीं सुलझाया बल्कि ज्यादा उलझा दिया था, वो भाषा का सवाल ही था। हिंदुओं को फारसी शब्द थोड़े बहुत जानने पड़ेंगे, वैसे ही मुसलमान भाइयों को संस्कृत शब्दों का ज्ञान संपादन करना पड़ेगा। अब फिर यहाँ देखें, अगर केवल एक वाक्य पढ़कर सुनाया जाए कि हिंदुओं को फारसी शब्द थोड़े बहुत जानने होंगे, तो लगेगा कि गांधी जी का पलड़ा झुका हुआ है मुसलमानों की तरफ। और वे तो कह रहे हैं कि वैसे ही मुसलमानों को भी संस्कृत ज्ञान संपादन करना पड़ेगा, समझना होगा। ऐसे लेन देन से हिंदू मुसलमानों की एकता का एक बड़ा साधन हमारे हाथ में आ जाएगा। वो गांधी जी हिंदी और उर्दू के बीच की भाषा के तौर पर इसको लेकर आ रहे थे, पर ये लेकर नहीं आ सकने को अभिशप्त भी थे। उन्होंने गांधी जी को अपने जीवन काल में जो सबसे बड़ी शिकस्त जिस मुद्दे पर मिली, वो भाषा का मुद्दा ही था। उन्हीं के लोगों में से जो कल तक उनके साथ थे, उन लोगों ने इस बात को नहीं माना, दोनों तरफ के लोगों ने, और ये प्रभावकारी भी थे। अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी ये कोशिश कर रहे थे कि अपने साथ के उन लोगों से लगातार संवाद करके उनके भीतर भाषा को लेकर जो कट्टरता है उसका परिमार्जन कर दें, जिसमें वे एक हद तक ही जीत पाए। बड़े पैमाने पर उनको शिकस्त मिला। हुआ ये, गांधी जी हिंदी प्रचार प्रसार के समानांतर हिंदुस्तानी के प्रचार के लिए एक नई संस्था बनानी पड़ी वर्धा में। प्रेमचंद उसमें गए। प्रेमचंद की पत्रिका हंस के कुछ अंक भी वहां से निकाले गए, पर पत्रिका के अंक निकलने के बाद एक साथ करीब 4 उर्दू अखबारों में उसकी कटु समीक्षा की गई और कहा गया कि इसमें तो हिंदुस्तानी जैसा कुछ है ही नहीं। अब गांधी जी एकला चलोले के लिए अभिशप्त थे बेचारे। उनके अपने लोगों का एक बड़ा हिस्सा पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में ऐसा माहौल बना दिया था कि उनको अपनी ही संस्था, जिसमें वो लंबे समय से सक्रिय थे, उसको छोड़ना था। वे लोग
उनकी हिंदुस्तानी की धारणा के पक्ष में नहीं थे, और दूसरी तरफ जो कट्टर उर्दूदा लोग थे मौलाना अब्दुल हक के नेतृत्व में, उन लोगों ने इतनी कड़ी समीक्षा करना शुरू की कि उसमें अगर एक भी ऐसा शब्द जो उनकी उर्दू के प्रकृति के अनुकूल नहीं है वैसा दिखता था तो सीधे गांधी जी के इरादे पर आरोप लगाना शुरू करते थे, और ये खाई बढ़ती चली जा रही थी। आप उनकी चिंता देखिए, जहां बार बार इस बात को कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा के सवाल पर सभी सहमत हैं, तो भाषा कौन सी होगी? तो सब कह रहे थे हिंदी, पर वो हिंदी कैसी होगी? नाम संज्ञा पर तो सबकी सहमति लगभग बन रही थी, और अंतर्वस्तु कैसी होगी, वो भाषा होगी कैसी? कहने को हिंदी कहा जाए, पर वो हिंदी कैसी होगी, इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। और वे फिर कह रहे हैं कि यदि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवाना चाहते हैं, यदि हिंदू मुसलमान दोनों में ऐक्य सिद्ध करना चाहते हैं, तो हम संस्कृत या अरबी फारसी शब्दों का इरादतन बहिष्कार नहीं कर सकते। भाषा लिखते या बोलते समय हमारे मन में एक दूसरे का या एक दूसरे की बोली का द्वेष नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के लिए प्रेम अथवा मोहब्बत होना चाहिए। जो व्हाट्सएप आता है आजकल, वो यही आता है, दोनों तरफ से आता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अब गांधी जी की हिंदुस्तानी कौमी जुबान थी, उनके हिसाब से नेशनल लैंग्वेज थी। ये कौमी जुबान जो सबको मिलकर स्थापित करना था, जिसके लिए सबको समय देना था। मैं आपको एक और इसका आगे का सुनाना चाहता हूं। संविधान सभा के भीतर जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात थी और एक सदस्य ने संस्कृत का सिगुफा छोड़ा, मजेदार बात है कि मुस्लिम लीग के सदस्य ने भी संस्कृत की तरफदारी की, नजरुद्दीन अहमद ने। एक प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर की तरफ से भी आया संस्कृत के पक्ष में, हालांकि उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया। आप में से जिनकी दिलचस्पी विस्तार से जानने की हो, शिकागो की प्रोफेसर सुमति रामास्वामी का एक लंबा निबंध है संस्कृत पॉपुलेशन, उसको देखिएगा। तो हिंदी के पक्षधर जो कल तक हिंदी हिंदी कर रहे थे, उसमें से कई लोगों ने कहा कि हम तो हिंदी इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारी ये धारणा थी कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्थापित ही नहीं किया जा सकता। अगर संस्कृत का प्रस्ताव आ रहा है तो हमको हिंदी की तरफ से हटाकर संस्कृत की तरफ जोड़कर देखा जाए। हिंदी हिंदुस्तानी या हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी के बीच की जो जुबान थी, ये गांधी जी कितना करा पाए, अपने मत का कितना प्रचार प्रसार कर पाए, ये देखना होगा। कितने लोग उनके साथ इस विचार पर आ पाए, यह देखना होगा। गांधी जी को राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और हिंदी साहित्य सम्मेलन दोनों ने उस तरह से सहयोग नहीं किया। जिस कट्टर संगठन के आतंकी ने गांधी जी की हत्या की, उसने कोर्ट में जो बयान दिए, उसमें एक पक्ष भाषा का भी था कि गांधी जी उर्दू की तरफ झुके हुए थे। मैंने जो आपको उनके उदाहरण सुनाए, उसमें आपने देखा होगा कि वे एक साथ दोनों को फटकार रहे हैं, दोनों के भीतर सलाहियत पेश कर रहे हैं, पर जिसको नहीं मानना था वो नहीं माना। धर्म के साथ भाषा के संबंध को समझता था, और एक अधूरे ख्वाब की तरह रह गया उनका कौमी जुबान,
उनकी राष्ट्रीय भाषा, उनकी हिंदुस्तानी। बहुत शुक्रिया।